नमस्ते जी। आर्यन जी साइकिल पर पकोड़े बेचते थे और रात को घर लौटते तो उनका भाई पत्नी बच्चों के साथ आ जाते और जो कुछ घर में बना होता खाकर चले जाते। तो आर्यन की पत्नी कहती हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। भाई को बोलो खुद कमाकर अपने बच्चों को खिलाए। हम अपने बच्चों का खाना किसी को नहीं देंगे। अगले दिन आर्यन ने भाई को मना किया तो उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर आर्यन को मारा पीटा और साइकिल भी तोड़ दी और बोले अब तुम लोग भूखे मरोगे। आर्यन जी हड्डियां तुड़वाकर बिस्तर पर लग गए। तो अगले दिन भाई ने उनके घर झांका तो दंग रह गया, क्योंकि वहां तो आज फिर साइकिल की एक और पकोड़े का थैला और दूसरी ओर पकोड़े के साथ खाने वाली चटनी थी। वह उन जगहों पर अपनी साइकिल लेकर जाते जिन गलियों में कई सालों से लेकर जा रहे थे। अब तो गलियों के ग्राहक भी पक्के हो गए थे। घर से बाहर निकलकर ही आर्यन की साइकिल का इंतजार कर रहे होते कि कब आर्यन आए और उससे पकोड़े खरीदे। वह जैसे ही गली में आया शोर मच गया था। आर्यन चाचा आ गए, आर्यन चाचा आ गए। गली के बच्चों का शोर बहुत हुआ था। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई। उम्र से पहले सर के बालों में सफेदी आनी शुरू हो गई थी। मेहनत करना आसान तो नहीं होता। उसने जल्दी से कागज निकालकर पकोड़े पूछ पूछ कर डालना शुरू किए। फिर अपनी स्पेशल चटनी डालने लगा जो पकोड़ों की जान थी। और देखते देखते काफी बच्चे इकट्ठा हो गए थे। औरतें दरवाजों पर खड़ी थी। आर्यन भाई आज देर क्यों हो गई? कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने तो हमारी जान खा रखी है। वह कहने लगा बहन जी कल से बुखार था इसलिए थोड़ी देर हो गई। वह कहने लगी अच्छा अच्छा ठीक है। पहली गली में आधे पकोड़े खत्म हो चुके थे। अगली गली में गया तो पकोड़े पूरे ही खत्म हो गए, क्योंकि पिछले दिन वह पकोड़े बेचने नहीं आया था। क्योंकि आर्यन का को बुखार था अभी भी 101 बुखार उसके शरीर में था। दवाई खाकर ही वह निकला था। सारे पकोड़े उसकी पत्नी ही बनाकर फ्राई करके देती थी और चटनी भी वही बनाती थी। आर्यन दोपहर के 11:30 बजे निकल जाता था और जहां जहां बच्चों के स्कूल होते वहां अपने पकोड़े बेचता था। क्योंकि छुट्टी के समय जब बच्चे बाहर आते तो आर्यन पकोड़े वाले से ही पकोड़े लेते थे। उसके बाद वह शाम को फिर निकल जाता मोहल्ले की गलियों में आर्यन के पकोड़े पुकारने लगते। कई लोगों को उसके पकोड़ों की आदत पड़ गई थी और वह सस्ते भी देता था। दिन में 3 से 4 बार वह पकोड़े बेचने जाता था और उसकी पत्नी पकोड़े तैयार करके रखती थी। रोजाना मेहनत कर करके रोजाना 700-800 रुपए कमाता था और कभी कभी तो 1000-1100 रुपए भी हो जाते थे। और उसकी इतनी कमाई का कारण आपको आगे चलकर पता चलेगा। जब वह थका हारा रात 8:30 बजे घर पहुंचा तो उसकी बड़ी बेटी ने खाना तैयार कर रखा था। आर्यन खाना खाने ही वाला था कि तभी उसका भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ गया। आर्यन की पत्नी रेनू का तो मुंह बन गया था, क्योंकि यह हर दूसरे दिन की कहानी थी। आर्यन का भाई ऋषि अपने परिवार को लेकर आर्यन के घर आ जाता, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद रात को वह अच्छा खाना खाता था। उसकी बेटी खाना भी अच्छा बनाती थी। दाल सब्जी रोटी चावल यह सब देखकर उसका भाई ऋषि और उसकी पत्नी और बच्चे भी खाने पर बैठ गए। रेनू अपनी बेटी से कहने लगी आंसू चूल्हा बंद मत करना, रोटियां और बना लो। तुम्हारे चाचा चाची भी खाना यही खाएंगे। रेनू के स्वर में तंज था, लेकिन ना तो ऋषि को परवाह थी ना उसकी पत्नी और बच्चों को। जब तक आर्यन हाथ धोकर आकर बैठा, आधे से ज्यादा खाना उसका भाई भाभी और उसके बच्चे अपनी अपनी प्लेटों में भर चुके थे। बस थोड़ा ही खाना रह गया था। आर्यन ने गहरी सांस ली, चुपचाप दाल प्लेट में डाली और खाने लगा। ऋषि कहने लगा भाई साहब आजकल काम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पूरा दिन मैं दुकान पर बैठा रहता हूँ पर कोई ग्राहक आता ही नहीं। यह कहते हुए जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। आर्यन कहने लगा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि दुकान वाले वैसे भी परेशान रहते हैं, तुम भी यही मेरा वाला काम शुरू कर दो। वो कहने लगा नहीं, यह इतनी मेहनत वाला काम मैं नहीं कर सकता। मेरी समाज में इज्जत है, लोग मुझे दुकानदार कहते हैं, मार्केट वाले सलाम करते हैं। फिर सफेद कुर्ता पहनकर दुकान पर बैठने का अपना ही रोब और इज्जत है। बार बार लोग पकोड़े वाला कहते हैं तो बेइज्जती सी लगती है।
साथ-साथ रोटी खा रहा था और आर्यन को बातें ही भी सुना रहा था कि जो काम वो करता है उसमें इज्जत है और जो काम आर्यन करता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। आर्यन ने गहरी सांस ली और बस एक रोटी खाकर वह उठ गया। खाना खाते ही उसका भाई और भाभी कहने लगे, आंसू बेटा दूध में पत्ती डालकर चाय तो बना कर लाना। ऋषि की पत्नी किरण रेनू के पास बैठ गई और ऐसे ही इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन रेनू ने उसे मुंह नहीं लगाया। कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह सुबह मुझे पकोड़े की तैयारी करनी होती है। अब मेरा पूरा दिन तो पकोड़े बनाने में ही गुजर जाता है। किरण कहने लगी, हाँ भाभी, आपकी भी कोई जिंदगी है। सुबह उठती है और काम पर लग जाती है। सुबह के अलग पकोड़े, शाम के अलग पकोड़े बनाती है। भाभी, आपकी हिम्मत है जो इतने पकोड़े बना लेती है। वह कहने लगी कि नहीं, मेरे बच्चे भी साथ लग जाते हैं और फिर मेहनत में क्या शर्माना, कम से कम मुफ्त का तो नहीं खाते। बातों बातों में रेनू कई बार किरण को जलील कर देती थी कि रोज ही मुंह उठाकर आ जाते हैं, लेकिन वह फिर भी खा पीकर दूध में पत्ती की चाय पीकर ही जाती थी। रेनू आर्यन से कहने लगी, तुम मना क्यों नहीं करते अपने भाई को? एक तो आता है मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और फिर आपको ही बातें सुनाकर जाता है कि उसका काम इज्जत वाला है और आपका काम इज्जत वाला नहीं है। आर्यन कहने लगा, छोड़ो उसकी बातें। भगवान ने जिसकी रोटी जहां लिखी है वह खाकर ही जाता है। कोई बात नहीं। वो कहने लगी, मेरी बच्चियां बड़ी हो रही है, हमारी भी अपनी जरूरतें हैं। जब आता है तुम्हारे सामने अपने काम के रोने रोता है। तुमसे कभी 4,000 कभी 5,000 ले जाता है। आपने किरण के कपड़े देखे थे, पूरा 1800 1900 का सूट पहन रखा था उसने। मैंने तो ऐसे कपड़े आने जाने के लिए संभाल के रखे हैं। कहीं बाहर रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए तब पहनती हूँ और वह आमतौर पर ऐसे कपड़े पहन के घूमती है। आर्यन कहने लगा था कि उसके पति का काम ही कपड़े का है। वह लेडी सूट बेचता है, जो बच जाते होंगे अपनी पत्नी को दे देता होगा। वो किरण तो वह कहने लगी, तो क्या उसे भाभी नजर नहीं आती या भतीजियां नजर नहीं आती, जहां रोज खाना खाने आ जाता है? क्या था कि एक एक सूट हम लोगों को भी दे दे, लेकिन ना जी ना, ऋषि का इतना हौसला है और ना ही उसकी पत्नी का। मैंने तो नहीं देखा उसे कि कभी दिवाली पर कोई भी मिठाई या केक लेकर आया हो। अरे भाग्यवान, नहीं लेकर आता तो क्या हो गया? वह कहने लगी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आर्यन अक्सर कुछ ना कुछ कह देता ही रहता था। इस बार तो जैसे रेणु का धैर्य जवाब दे गया था। आर्यन कहने लगा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दोगी कि नहीं? सुबह तुम्हारे साथ मुझे भी पकोड़े तैयार करने पड़ते हैं। अगर तुम मेहनत करती हो तो मैं भी बराबर की मेहनत करता हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी काम में लगता हूँ और बेचने भी जाता हूँ। गर्मी सर्दी धूप कभी देखी नहीं है मैंने। सुबह से मुझे बुखार है, अभी भी शरीर टूट रहा है। फिर अपनी बेटी से कहने लगा, आंसू बेटा, मुझे बुखार की दवाई दे दो, शरीर में बहुत तेज दर्द है, सुबह फिर उठना है। रेनू कहने लगी, ऐसे ही मेहनत करते रहना तो बीमार ही रहोगे। ना अपने स्वास्थ्य का ख्याल है और ना ही अपने पैसों का संभालने का ख्याल है। जब देखो उड़ाते रहते हो अपने भाई पर और वह भी मजे लेने के लिए आ जाते हैं। रेनू का दिल जल चुका था। उसे यह था कि थका हारा पति आता है तो कम से कम अच्छा खाना तो खाने को मिले। फिर अपनी बेटी से कहने लगी, अपने पिताजी को दूध के साथ दवाई देना, रोटी भी ठीक से नहीं खाई है। जितना मर्जी वह आर्यन से लड़ लेती थी, बहस कर लेती थी, लेकिन उसका ख्याल भी बहुत रखती थी। रेनू कहने लगी, पहले आपने अपनी सारी जान अपने बहन भाइयों पर लगा दी। जब आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तो 3 बहनें थी जिसकी शादी होनी बाकी थी। आर्यन को याद आने लगा कि उसकी माँ कितना रो रही थी जब अचानक से उसके पिताजी का देहांत हो गया था। आर्यन के पिताजी भी पकोड़े ही बेचा करते थे और इसी तरह एक बार पकोड़े बेचने ही गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। फिर किसी ने आकर बताया कि काशी पकोड़े वाला बेहोश हो गया है। जब आर्यन और ऋषि पहुंचे तब तक उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। इस अचानक से होने वाली दुर्घटना ने तो जैसे दोनों भाइयों को तोड़ कर रख दिया था। सबसे बड़ा आर्यन था, उससे छोटी उसकी एक बहन थी। फिर आर्यन और ऋषि के बाद फिर 2 बहनें। लेकिन उस समय शादी सिर्फ आर्यन की हुई थी। शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे कि
ससुर का देहांत हो गया और ससुर के देहांत का सदमा सास ने बहुत ज्यादा लिया था। सारे घर की जिम्मेदारी रेनू पर आ गई। लेकिन फिर भी उसने कभी नाक मुंह नहीं चढ़ाया था, क्योंकि शुरू से ही वह कभी मेहनत से नहीं घबराती थी। आर्यन तो जैसे टूट कर रह गया था। कहने लगा, कैसे करूंगा सब कुछ। पिताजी होते थे तो समझाते रहते थे, क्योंकि आर्यन ने भी अपने पिता वाला काम ही शुरू किया था। दोनों बाप बेटे पकोड़े ही बेचने जाते थे। रेनू कहने लगी, आप परेशान ना हो। भगवान अगर कोई परीक्षा में डालता है तो परीक्षा में सफल होने का रास्ता भी दिखा देता है। आप हिम्मत ना छोड़ें। तब से रेनू ने पकोड़े बना कर देना शुरू कर दिए। जहाँ काशी पकोड़े वाला पकोड़े बेचता था, वहीं अब आर्यन भी जाने लगा। उसकी माँ बीमार रहने लगी। इन्हीं दिनों आर्यन से छोटी बहन उर्मी का रिश्ता आ गया। उसकी माँ कहने लगी कि आर्यन, मैं चाहती हूँ कि बेटियों की शादियां कर दूं। मुझे तो अपनी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। आर्यन कहने लगा, माँ, अभी तो पिताजी के स्वर्गवास को 5 महीने भी नहीं गुजरे और आप तो जानती है कि मैं कितना कमा पाता हूँ। फिर दहेज का इतना खर्चा कैसे होगा सब। ऋषि तो इस काम को हाथ नहीं लगाता। कहता है कि जिस कपड़े की दुकान पर नौकरी करता हूँ, उसी मार्केट में मैं भी दुकान खरीदूंगा, तभी काम करूंगा। यह सुनकर उसकी माँ परेशान हो गई। कहने लगी, भगवान मदद करने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि रिश्ता वापस जाए। जो होगा कर लेंगे। रेनू ने भी आर्यन को तसल्ली दी थी कि आप क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना आपके साथ। आप रिश्ता पक्का कर दें। मेरे दहेज की जो चीजें हैं वो सीधी सीधी हम उर्मी को दे देंगे। जो सामान मेरी माँ ने दिया है वह उर्मी के साथ चला जाएगा। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी छोटा मोटा जो रह जाएगा वो हम ले लेंगे। मेरे कुछ गहने हैं वो बेच दें, उर्मी का फर्नीचर भी आ जाएगा। रेनू की बातें सुनकर उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया। उर्मी का रिश्ता पक्का हो गया। आर्यन ने दुगनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह सुबह स्कूल में पकोड़े बेचता, फिर दोपहर में पकोड़े बेचने के लिए दूसरी ओर निकल जाता। यहाँ तक कि शाम तक यही काम करता रहता। अलग अलग गलियों में जाता, पकोड़े बेचता। पैसे इकट्ठे करके उसने बड़ी इज्जत से बहन की शादी की थी। रेणु का दहेज लेकर उर्मी अपने ससुराल विदा हो गई। आर्यन की माँ ने ऋषि से कहा कि बेटा तुम भी यही काम शुरू कर लो, लेकिन वह कहने लगा, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं इज्जत वाला काम करूंगा। यह क्या है, गली में भटकते हुए पकोड़े बेचते फिरो। मैं यह काम नहीं करूंगा। माँ के लाख समझाने पर भी ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। कहने लगा कि पिताजी ने जो एक जमीन खरीदी थी वह मुझे दे दो। मैं वह बेचकर कपड़े की दुकान खोलूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। लेकिन उसकी माँ कहने लगी, उस पर तो तुम सब बहन भाइयों का बराबर का अधिकार है। तुम्हारे पिता की हर चीज पर तुम्हारी बहनों का और आर्यन का भी अधिकार है। वह कहने लगा, बहनों की शादी हो तो रही है, जब बहनों की शादी हो जाएगी तो उनका कोई अधिकार नहीं बचेगा। अरे हमारे पिताजी ने कौन सी करोड़ों की धन दौलत पीछे को छोड़ी है, जो बहनों को भी उनका अधिकार देते रहें। यह मकान है और एक प्लाट ही तो है। उसकी माँ कहने लगी, जो भी है अधिकार तो पांचों बच्चों का है। वह कहने लगा, उर्मी की शादी हो चुकी है और पैसे भी अच्छे खासे खर्चे हुए हैं। उसको बोलो अपने पति के पैसों पर अधिकार दिखाएं, पीछे मुड़कर प्लॉट की ओर ना देखें। आर्यन कहने लगा, यह तुम क्या कह रहे हो। पिताजी की चीज पर सबका बराबर का अधिकार है, और वैसे भी उर्मी की शादी पर तुमने क्या खर्च किया, कुछ भी तो नहीं। वह कहने लगा, मेरे पास है क्या, खाली हाथ बैठा हूँ। दुकान खोलूंगा, कमाऊंगा तो मैं भी बहनों के लिए खर्चा करूंगा, उनका दहेज बनाऊंगा और देखना भाई आपसे ज्यादा ही पैसे खर्च करूंगा। आपको नहीं पता कैसे धड़ाधड़ लेडी सूट बिकते हैं और काम भी इज्जत वाला है। बंदा बड़ी शान से जाकर अपनी दुकान पर बैठता है। आर्यन कहने लगा, जो सैलरी मिलती है तुम्हें उसमें से तो तुम माँ को 1 रुपए भी नहीं देते। वह कहने लगा, लो कर लो बात। अब आपको भी इस चीज पर भी आपत्ति होने लगी। आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। मैं सारे पैसे जमा कर रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा। सच तो यह था कि ऋषि कोई पैसे जमा नहीं करता था, अपने दोस्तों में खा पी कर उड़ा देता था। माँ को तो आज तक कभी उसने एक पैसा तक नहीं दिया था, अपने ही पास रखता था। एक आर्यन था जिसके सर पर सारी जिम्मेदारियां पड़ चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी माथे पर बल नहीं आने दिए। ऋषि ने
तो जैसे हंगामा कर दिया कि पिताजी का प्लॉट बेचकर सारे पैसे मैं लूँगा। तंग आकर आर्यन कहने लगा कि ऐसा करो, मेरे हिस्से के पैसे भी तुम रख लो, लेकिन कम से कम बहनों का हिस्सा तो उनके हवाले करो। लेकिन नहीं, ऋषि ने बहुत झगड़ा किया। आए दिन घर में झगड़े बढ़ने लगे। माँ ने भी तंग आकर प्लाट ऋषि के हवाले कर दिया। उसने प्लाट बेचा, दुकान खरीदी और बाकी पैसों से लेडीज सूट अपनी दुकान पर डालकर बैठ गया। यही कहा कि बहनों की शादी का दहेज मैं इकट्ठा करूंगा। लेकिन वहीं से ऋषि और किरण के प्यार की कहानी शुरू हो गई। वह कपड़े लेने आती थी और शर्मा शर्मा के ऋषि को देखती रहती थी। वहीं से उनकी इशारेबाजी शुरू हो चुकी थी। किरण भी गरीब परिवार से संबंध रखती थी। फिर उसने जब देखा कि ऋषि अपनी दुकान का मालिक है, ढेर सारे लेडीज कपड़े हैं, तो घर भी अच्छा होगा। घर उस समय अच्छा ही था। उसने ऋषि को चिट्ठी लिख कर देनी शुरू कर दी। दोनों के बीच प्रेम पत्रों का आदान प्रदान हो गया। आर्यन की मां ने ऋषि के लिए भी एक लड़की को पसंद कर रखा था और यह बात ऋषि भी जानता था। पहले तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आर्यन की दूसरी बहन का रिश्ता भी उसी लड़की के भाई के साथ तय था जिस लड़की से ऋषि का रिश्ता तय था। और यही तय हुआ था कि दोनों बहन भाइयों के शादी इकट्ठा कर दी जाएगी। लेकिन जब शादी की बात आई तो ऋषि ने बहन की शादी के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया। कहने लगा कि उसका काम अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है। काम उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन वह सारा पैसा किरण पर खर्च करने लगा था। किरण उसके साथ रेस्टोरेंट में जाती, चाट खाती, गोलगप्पे खाती और मीठी मीठी बातें भी करती। ऋषि पूरी तरह से उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। जब ऋषि की मां ने कहा कि बेटी की शादी भी जल्दी ही करनी है, जिस पर ऋषि कहने लगा तो कर दे उसकी शादी। ऋषि की मां कहने लगी, बेटा तुमने कहा था कि दहेज के पैसे तुम इकट्ठे करोगे, कुछ तुम करो कुछ आर्यन करेगा। क्योंकि पहले उर्मी की शादी में तो मेरी बहू रेनू ने अपना ही दहेज उसे देकर शादी करके विदा किया था, लेकिन इस बार तुम दोनों भाइयों को ही करना है। वो कहने लगा, मेरा काम इतना अच्छा थोड़ी चल रहा है जो मैं सीमा की शादी पर पैसे खर्च करूं। यह सुनकर ऋषि की मां कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? प्लाट को बेचकर सारे रुपए तुमने अकेले इस्तेमाल कर लिए, दुकान खरीदी, सामान डाला और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर उस जमीन को बेचकर मैं पांचों में बांटती तो मेरी बेटी तो अपने घर आराम से विदा हो जाती। और वह लोग कह रहे थे है कि शादी एक ही साथ होनी चाहिए। तुम उनकी बेटी से शादी करोगे और सीमा की शादी उनके बेटे करिश्मा से होगी। यह सुनकर ऋषि कहने लगा, मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी, मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। यह सुनकर ऋषि की मां गुस्से से आग बबूला हो गई कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कितने समय से तुम्हारी बातें तय है कि और यह तुम भी जानते थे। कल तक तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वह कहने लगा, कल तक आपत्ति नहीं थी मगर आज है। मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूंगा। उन लोगों ने सीमा का रिश्ता करिश्मा से करना है तो करें, नहीं करना तो शादी तोड़ दें। वैसे भी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है कि मैं बहन के दहेज के लिए पैसे दूं। यह सुनकर तो ऋषि की मां का दिमाग के रह गया। वह ऋषि के साथ लड़ने झगड़ने लगी। आवाज आर्यन के कमरे तक भी गई थी। रेनू और आर्यन भी वहां पहुंच गए। रेनू कहने लगी, माँ जी क्या बात है, आप रो क्यों रही है? कहने लगी, इस कमीने ने तो मेरी पूरी जिंदगी दुर्बल करके रख दी है। पहले कहता था सारे पैसे मुझे दे दो, दुकान से पैसे आएंगे तो मैं बहनों की शादी करूंगा, और अब इससे बात की तो यह मुकर गया। ऊपर से कह रहा है कि उस लड़की से शादी नहीं करेगा। अरे अगर यह नीता से शादी नहीं करेगा तो करिश भी सीमा के रिश्ते से इनकार कर देगा। यह बुढ़ापे में मुझे गांव वालों के सामने शर्मिंदा करना चाहता है। आर्यन कहने लगा, यह क्या कह रहे हो तुम? कब से तुम्हें पता था कि तुम्हारा रिश्ता उस लड़की से तय है? और कल तक तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि तुम जब भी उनके घर जाते थे नीता के लिए कोई ना कोई गिफ्ट भी लेकर जाते थे। तो अब क्या हुआ तुम्हें? कहने लगा, मैं बेवकूफ नहीं था और मुझे अकल आ गई है। मैं नहीं करूंगा नीता से शादी, मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगा और लड़की भी मैं पसंद कर चुका हूँ। यह सुनकर तो ऋषि की मां ने हंगामा कर दिया कि मैं तो तुम्हारी पसंद की लड़की इस घर में नहीं लाऊंगी। तुम तो पहले ही मेरा दिमाग चाटते रहते हो। पत्नी भी मन पसंद आ गई तो तुम तो कुछ सुनोगे ही नहीं।
किसी बहन को पूछोगे भी नहीं। लेकिन ऋषि ने जिद पकड़ ली कि वह शादी किरण से ही करेगा। दूसरी ओर सीमा का रिश्ता भी खतरे में पड़ चुका था। वह अलग से माँ के सामने रोने लगी कि ऋषि की वजह से मेरा घर भी बस नहीं सकेगा। माँ की तबीयत इतनी खराब हुई कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वह भी इस दुनिया से चली गई। आर्यन तो पूरी तरह से बौखला कर रह गया था। एक तरफ माँ के अचानक देहांत का दुख और दूसरी ओर बहन का रिश्ता टूटने का खतरा। और ऋषि तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। कहता था शादी करूंगा तो किरण से करूंगा, वरना मर जाऊंगा, अपने आप को खत्म कर लूंगा और यह भी लिख के जाऊंगा कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे घर वाले हैं। आर्यन बहुत परेशान था। उसने ऋषि को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। तो वह नीता के घर चला गया। साथ में रेनू भी गई थी। मिन्नत करके उसने ऋषि की सारी बात बताई। उन लोगों के माथे पर बल पड़ गए कि अगर वह मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तो मैं क्यों तुम्हारी बहन अपने घर लेकर आऊंगा। मेरी तरफ से भी साफ इनकार समझो। बहुत मनाया समझाया लेकिन उन लोगों ने भी इनकार ही कर दिया। सीमा रोए जा रही थी, बहुत परेशान थी। जब रेनू ने अपने भाई से सीमा के लिए बात की उसने तो आपत्ति नहीं की। रेनू ने इस कठिन समय में आर्यन का बहुत साथ दिया और सीमा की शादी हो गई। और शादी का सारा खर्चा सिर्फ आर्यन ने ही किया था। सीमा तो उसे दुआएं दे रही थी और रो रो कर कह रही थी, भगवान करे ऋषि का सब कुछ बर्बाद हो जाए। जैसे ही वह होकर गई ऋषि कहने लगा, उसे किरण से शादी करनी है और अपनी शादी के लिए पैसे है मेरे पास। कौन से ज्यादा रुपए लगना है, जो धूमधाम से शादी करनी है, मैं बस सादगी से शादी करूंगा। आर्यन को पता था कि वो ऋषि बहुत जिद्दी है, अपनी बात मनवा कर रही रहेगा। इसलिए आर्यन और रेनू दोनों किरण के घर रिश्ता लेकर गए। शादी इतनी भी सादगी से नहीं हुई। सब कुछ ऋषि ने ही किया था क्योंकि पैसे उसके पास थे और कुछ सामान उसने सस्ते भाव में बेचकर पैसे इकट्ठा करके अपनी शादी धूमधाम से की थी। लेकिन जैसे ही किरण घर पर आई उसने नखरे करने शुरू कर दिए। रेनू ने 1 महीने तक उससे घर का कोई काम नहीं कहा था। लेकिन जब घर के कामों के लिए कहा कि आधा तुम करो आधा मैं करती हूँ, तो कहने लगी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं तो घर में कभी कोई काम ही नहीं किया है। उसे सब कुछ आता था लेकिन साब मुकर गई। रेनू ने शुरू शुरू में तो उसे काम सिखाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह सीखना ही नहीं चाहती थी। आए दिन काम को लेकर झगड़े करने लगी। ऋषि कहने लगा कि आर्यन भाई मुझे आप अलग कर दें तो अच्छा रहेगा, यह घर बेच दें। यह सुनकर आर्यन कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले तुमने पिताजी की जमीन बेच दी, अब तुम घर बेचने की बात कर रहे हो। सब कुछ बेच के तुम्हें करना क्या है? बड़ा घर है, बहनें आती है रहती है, इसे बेचकर हम छोटे छोटे घर में चले जाएंगे। कभी कोई बहन रहने के लिए आ गई तो क्या करेंगे हम लोग? वह कहने लगा, बहनों के क्या अपने घर नहीं है? अपने अपने घरों में रह रहा करें। मैं नहीं रह सकता एक ही घर में। आए दिन की बहस और लड़ाई होती है। आर्यन कहने लगा, तुमने प्लाट में किसी बहन का हिस्सा नहीं दिया लेकिन घर में मैं अपनी बहनों को उनका अधिकार दूंगा, बराबर से पैसे बांटेंगे। जो बहनों का अधिकार है वह उन्हें मिलेगा। लेकिन ऋषि ने इस पर भी झगड़ा शुरू कर दिया। उसका बस यही काम था, हर बात पर लड़ता था, झगड़ता था। बहनों के घरों में जाकर शोर शराबा किया कि तुम लोग तो अपने घरों में आराम से बैठी हो और तुम लोगों की वजह से आर्यन मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है। तुम लोग अपना हिस्सा क्यों मांगती हो? बहनों के ससुराल वालों के और पति के सामने एक तमाशा सा लगा दिया। उर्मी तो रोने लगी और कहने लगी, ठीक है मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए लेकिन भगवान के लिए मेरे ससुराल में आकर तमाशा मत लगाओ। सीमा का हिस्सा भी रेनू के भाई ने नहीं लिया था मगर तीसरी बहन की शादी अभी बाकी थी और उसके रिश्ते की बात भी चल रही थी। आर्यन ने घर बेचा तो छोटी बहन की शादी उसके हिस्से से ही कर दी। लेकिन तीनों बहनों को कहा कि जब मेरा अच्छा काम हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को तुम्हारा अधिकार जरूर दूंगा। तुम्हारा यह भाई अभी जिंदा है। तुम लोगों के लिए घर का ज्यादा पैसा ऋषि के पास आया। आर्यन ने अपना छोटा सा घर खरीदा लेकिन बहनों को यही कहा कि मेरे घर के दरवाजे तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं, जब दिल चाहे यहाँ आ सकती हो। बहनों ने आर्यन को बहुत दुआएं दी। तीनों बहनें आती थी लेकिन भाई पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालती थी।
समय से पहले ही आर्यन के बालों में सफेदी आने लगी थी, उसकी अपनी बेटी जवान होने लगी थी, कॉलेज में पढ़ने लगी थी, दूसरा छोटा बेटा भी स्कूल में पढ़ता था। कहता था कि पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूंगा और पिताजी का हाथ बटाऊंगा। बेटे और बेटी दोनों ही बहुत अच्छे थे। रेनू सुबह सवेरे उठ जाती थी, आर्यन भी जल्दी उठता था। पहले दोनों पूजा पाठ करते थे, फिर उसके बाद पकौड़े बनाना शुरू कर देते थे। बड़ी सफाई से रेनू पकौड़े बनाती, फ्राई करती और फिर चटनी बनाती थी। यही कारण था कि मेहनत से किए काम पर भगवान ने रंग चढ़ा दिया। लोग उसके पकौड़े बड़े शौक से खाते थे, लेकिन ऋषि की दुकान धीरे धीरे बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी। बस कुछ कपड़े ही दुकान पर पड़े थे, बाकी पूरी दुकान खाली हो चुकी थी, क्योंकि जो बेचता था खा जाता था। और जब भी किरण उसकी दुकान पर जाती, अपने लिए 4-5 सूट ले आती। ऋषि के भी दो बेटे थे, लेकिन वह बहुत ही बदतमीज और नालायक थे। जब भी आर्यन के घर आते तो प्लेटें भर भर कर खाना डालते और आधा खाकर आधा जूठा छोड़ देते। आर्यन की बड़ी बेटी कहती भी थी कि खाना इतना डालो जितना खत्म कर लो, तुम लोगों का जूठा कौन खाएगा। तो आगे से बदतमीजी करते। उर्मी के ससुराल के किसी रिश्तेदार की ओर से आर्यन की बेटी का रिश्ता आया था। लड़का अच्छा था। रेनू ने कहा कि अच्छा परिवार है, शरीफ लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि हम आंसू का रिश्ता तय कर दें। वैसे भी इंटर कर चुकी है, अब तो बेटा भी कॉलेज में आ गया है। आर्यन ने भी यही सोचा कि यही ठीक रहेगा, लेकिन कहने लगा, तुम तो जानती हो जो कमाता हूँ, इस महंगाई के समय में सब खर्च हो जाता है। रेनू कहने लगी, मैंने कुछ जमा कर रखा है और मैं थोड़ा थोड़ा करके आंसू का काफी दहेज बना चुकी हूँ। आप क्यों चिंता करते हैं, बस शादी का ही खर्चा है। जहाँ भगवान ने आपकी बहनों की शादी करवा दी, मेरी बेटी की भी इज्जत से हो जाएगी। और उर्मी कहती है कि दहेज कम भी दिया तो कोई बात नहीं। आर्यन ने भगवान से ही प्रार्थना की कि जब बेटी तूने दी है तो तू ही इज्जत रखेगा। लेकिन जब ऋषि को पता चला कि आंसू का रिश्ता उर्मी के ससुराल से हुआ है, तो ऋषि ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। कहने लगा कि अपने आपने तो अपनी औकात दिखा दी और बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। आर्यन कहने लगा, इसमें ऐसी क्या बात है, तुम्हें बता तो रहा हूँ। वह कहने लगा, मुझसे पूछा तो नहीं ना। अरे किरण के मायके वाले क्या मर गए थे? किरण ने तो सोच रखा था कि अपने मामा के छोटे लड़के से आंसू का रिश्ता करेगी, और आपने रिश्ता भी तय कर दिया। हमारी क्या औकात है आपकी नज़र में? आपने हमें वैल्यू ही नहीं दी। हम लोग आपकी बेटी की शादी पर भी नहीं आएंगे। यह सुनकर आर्यन ने बहुत समझाया कि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, और वैसे भी आंसू को भी इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। शादी तो उसी ने करनी है, तो बच्चे की हाँ होनी भी जरूरी है। किरण कहने लगी, साफ साफ कहिए ना कि दोनों का नैन मटक्का चल रहा था, वरना मेरे भाइयों के लिए रिश्तों की कोई कमी थोड़ी है। यह सुनकर आर्यन के तन बदन में आग लग गई। आज तक वह सब कुछ सहन कर रहा था, लेकिन बेटी के बारे में ऐसी बात सहन नहीं कर सकता था। कहने लगा, किरण जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में यह सब कहने की? हमारे घरों के यह संस्कार नहीं है कि नैन मटक्के किए जाए और फिर शादी की जाए, जैसे तुमने मेरे भाई से की है। यह सुनकर तो किरण आग बबूला हो गई। कहने लगी, ऋषि सुन रहे हो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है? ऋषि भी लड़ने के लिए खड़ा हो गया। उसके दोनों बेटे, एक चौथी क्लास में था, एक पांचवी में, लेकिन कद काठी के दोनों ही लंबे थे। किरण ने तो रोना पीटना मचा दिया। रेनू कहने लगी कि क्या हो गया है? कहने लगी, भाई ने मुझ पर आरोप लगाया है। अरे अपनी बेटी की सच्चाई खुली तो मैं बुरी बन गई। मेरे चरित्र पर तुम्हारे पति ने आरोप लगा दिया। किरण ने तो बात का पतंगड़ बनाकर रख दिया। बहुत तमाशा लगाया। ऋषि गुस्से में आ गया। उसने तो आर्यन पर हाथ उठाने भी में भी देर नहीं की। उसने आर्यन को बहुत मारा। आर्यन का बेटा उस समय घर पर नहीं था, कोचिंग पढ़ने गया था। आंसू चिल्लाने लगी, चाचा छोड़ो, हमारे पिताजी को क्या कर रहे हो? लेकिन वह तो अंधाधुंध आर्यन को मारे जा रहा था। आर्यन की पूरी कमीज उसने फाड़ कर रख दी। रेनू भी रोए जा रही थी, पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। शोर सुनकर मोहल्ले के कई लोग आ गए, लेकिन तब तक ऋषि के दोनों बेटे आर्यन की साइकिल तोड़ चुके थे और ऋषि आर्यन को अच्छा खासा घायल कर चुका था। वो सब लोग घर से निकल कर जा चुके थे। रेनू और
आंसू रोने लगे क्योंकि आर्यन के मुंह से नाक से खून बहने लगा था। वह ऐसा था जैसे अधमरा हो चुका हो। जब तक उसका बेटा वापस आया तब तक एक तमाशा सा लग चुका था। मोहल्ले वालों के साथ मिलकर वह अपने पिता को हॉस्पिटल ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई। आर्यन का पूरा शरीर दुख रहा था। बुखार तो वैसे भी कभी कभी रहने लगा था क्योंकि दिन भर मेहनत करके थक जाता था। घर आकर ऋषि कहने लगा, अब आर्यन के बच्चे को पता चलेगा जब उसकी बेटी का रिश्ता टूटेगा। अब मैं देखता हूँ कि यह कैसे पकोड़े बेचता है, यह कैसे रोज रुपए कमाता है। यह मेरी कमाई टूट गई, मेरी दुकान बिकने पर आ गई थी है, और यह नोट पर नोट कमा रहा है। बहनों की शादी उसने की और अब अपनी बेटी की भी शादी के बारे में निश्चित है। अरे ऐसा भी क्या है उसके पकोड़े में कि मेरी दुकान नहीं चल रही। मैं एक एक रुपए के लिए परेशान हूँ और आर्यन की है कि उसका हाथ ही नहीं रुकता। जब जाओ उसके घर में अच्छा खाना बना होता है। अब मैं देखता हूँ कि उसके बेटे की शादी कैसे होती है। ऋषि के अंदर आर्यन के लिए जलन थी, नफरत थी, और वह आर्यन के बसने की आग में ही जल रहा था। आर्यन का बेटा कहने लगा, पिताजी आप आराम करें, मैं चाचा को छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्त का बड़ा भाई पुलिस में है, मैं चाचा के खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन आर्यन ने मना कर दिया, कहने लगा, नहीं बेटा, क्या अंतर रह जाएगा उसमें और हम में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसका कर्म उसके साथ है और मेरा कर्म मेरे साथ है। भगवान मुझे मेरे धैर्य का फल जरूर देगा। आर्यन कहने लगा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता और तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या पकोड़े बेच दोगे? बहुत से लोग मेरे पकोड़ों का इंतजार करते हैं। उसका बेटा कहने लगा, क्यों नहीं पिताजी, मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं क्यों शर्म करूंगा, मेहनत से कमाने में कैसी शर्म है। और मैंने तो कभी किसी से यह शर्म भी नहीं की कि सबको यह ना बताऊं कि मैं किसका बेटा हूं या मेरे पिताजी का क्या काम करते हैं। बल्कि मुझे तो गर्व है कि मेरे पिताजी मुझे मेहनत की रोटी कमा कर देते हैं। मेरे पिता ने कभी किसी का अधिकार नहीं मारा। आर्यन का बेटा पकोड़े बेचने लगा, सुबह कॉलेज भी जाता था और दोपहर से पकोड़े बेचने निकल जाता था। जब उर्मी को पता चला कि ऋषि ने आर्यन के साथ यह हरकत की है तो उसने कहा कि मैं आज के बाद ऋषि से मिलूंगी नहीं। तीनों बहनों ने ऋषि से मिलना जुलना छोड़ दिया और तीनों बहनों ने आर्यन की बेटी के दहेज और शादी की तैयारियां शुरू की थी। तीनों अच्छे घरों में गई थी, खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। आशु की शादी बहुत इज्जत के साथ हुई थी। जब ऋषि को पता चला कि आशु की शादी बहुत अच्छी और बड़ी इज्जत से हुई है तो वह हैरान था कि उसकी बेटी की शादी कैसे हो गई थी। उसको बहुत गुस्सा आया था कि उसने तो आर्यन को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी उसकी बेटी इज्जत से अपने ससुराल जा चुकी थी और तीनों बहनों ने ऋषि से बातचीत बंद कर दी। एक बार ऋषि घर आया तो पता चला कि उसके बेटे ने पड़ोसी के लड़के का सर फोड़ दिया और वह लड़का हॉस्पिटल में है। उसके उस लड़के के पिता और भाई ने ऋषि के बेटे को जेल में बंद करवा दिया। वह रोता पीटता रह गया, ना तो आर्यन के पास जा सकता था ना मदद मांग सकता था। किरण रोए जा रही थी कि हाय मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। दूसरी ओर ऋषि की दुकान पर आग लग गई, पता नहीं चला, और दूसरी तरफ पूरी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। ऋषि तो ऐसे था जैसे पागल हो गया हो। एक तरफ बेटा जेल में बंद था, दूसरी ओर वह दुकान जिस पर उसके बाकी बहन भाइयों का भी अधिकार था। लेकिन सबका अधिकार छीनकर उसने वह दुकान खरीदी थी। आज राख का ढेर बन चुकी थी वह, और वह अपना सर पीट रहा था, रो रहा था कि यह क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलती क्या की थी। उसे लगा था कि दूसरों का अधिकार छीनकर वह अपना महल खड़ा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुनिया में ही भगवान देता है कि जो दूसरों के अधिकारों पर महल खड़ा करना चाहते हैं वह कैसे बर्बाद होते हैं। और ऋषि के साथ ऐसे ही हुआ था। कई बार लोग दूसरों का अधिकार छीनकर अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, मगर वह भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और जब उसकी मार पड़ती है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आशिकी की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।